Hello everyone, welcome back to another video. How is it going? I hope you all are happy and healthy and doing well in your life. आप लोग का सीटेट का रिजल्ट आ ही गया था। बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी लेवल का भी रिजल्ट आ गया है। तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके आगामी भविष्य के लिए बढ़िया काम करिए, बच्चों का भविष्य बनाइए। आपका एक तरह से बन ही चुका है। अगर आपका और भी लक्ष्य हो तो अब आप उस पर एक स्थिर दिमाग से, एक शांतिपूर्ण दिमाग से काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक जॉब सिक्योर हो चुकी है। ठीक है, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उन्हें हताश और निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, आप सभी जानते हैं। और बिहार में ही अगर आपका मेन उद्देश्य है कि हमें बिहार में ही जॉब करनी है, तो बिहार के लिए भी अभी लगभग 1 लाख के तक की वैकेंसीज फिर से आने वाली हैं। दिसंबर तक एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। इसी मंथ नोटिफिकेशन आना था, अभी आया नहीं है लेकिन जल्दी ही आएगा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तैयारी अगर आपकी अच्छी है, 1-2 नंबर से रुका है, तो आप बेहतर कर पाएंगे अभी आने वाले एग्ज़ाम में। तो आप टेस्ट दीजिए बढ़िया। अपनी जो भी जहाँ पे कमी रह गई वहाँ सब अपना प्रिपेयर करते रहिए लगातार। बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो ये अंतिम एग्ज़ाम थोड़ी है। एग्ज़ाम्स तो हमेशा होते ही रहते हैं। सफलता असफलता यही तो जीवन का चक्र है। क्या 1,70,000 अगर पोस्ट थी, 1,70,000 लोग सेलेक्ट हुए, क्या जो 70,000 के बाद 71वां आदमी जो था, क्या वो अयोग्य नहीं था? लेकिन उतनी सीटें ही नहीं थी। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई भविष्य के लिए, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए यही मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग हताश बिल्कुल मत होइए। एक अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे की तैयारी कंटिन्यू करिए। ये सब तो आपका बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बातें हो गई। अभी बात कर लेते हैं हम अपने सीटेट एस्पायरेंट्स के लिए। सीटेट में भी आपको पता है बहुत सारे लोगों का सीटेट नहीं क्वालिफाई हो पाया। मैंने आपको रेशियो भी इसीलिए पहले ही दिखा दिया था कि लगभग 17 लाख लोग फॉर्म भरे थे, जिनमें 5 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। और जिन जो नहीं हुए उनके लिए फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आए थे। ये आपके ऑफलाइन शिफ्ट में भी 20 अगस्त वाली, आपकी ये 20 अगस्त वाली शिफ्ट भी मैं सोच रही हूँ उसमें जो अपना सेट आया था, सेट A B C करके पूरा आपका सेट वो सब मैं करा दूँगी यूट्यूब पर ही। तो वो भी मैं जल्दी ही कराऊंगी, क्योंकि आंसर की से मैच तो करा लिया गया, लेकिन उसके फिर खुद से भी उसको वेरीफाई करना होता है। तो वो सब करके जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके वो जो 2022 अगस्त का पेपर हुआ है 23 का, तो वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10 जनवरी का पेपर है ये। आज हम इसमें CDP पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसीज ये इलेक्शन का दौर है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी। और यही एक मौका है, यहाँ पे आप अपनी सीट कंफर्म करके अपना साइड हट जाइए। उसके बाद अगर बाद में आप सोचें तो तब इतनी बल्क अमाउंट में वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन है, जिस वजह से यूपी में भी वैकेंसीज आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग अगर लगे रहे, मेहनत लगातार करते रहे, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप एश्योर हो जाइए ये ईयर आपको जॉब दे के जाएगा ही। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए फिर, क्योंकि आपको पता है कि अगर टीचिंग का फॉर्म भरना है, चाहे वो यूपी की हो चाहे बिहार की हो, तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपका सीटेट ही नहीं हुआ तो ये एक चिंता का विषय है, छोटा, बहुत बड़ी चिंता नहीं है। ज़्यादा चिंता लीजिए, करिए भी मत, क्योंकि ज़्यादा चिंता करने से बस समस्याएं बढ़ती ही हैं, उसका समाधान नहीं होता। तो चिंता आपको नहीं करनी है, वो चिंता आपकी नहीं है, वो चिंता मेरी है। मैं आपका सीटेट क्वालिफाई कराऊंगी। ये दिसंबर में जो सीटेट हो रहा है उसमें बस आपको क्या करना है, चैनल पे कंसिस्टेंट रहना है। जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसे ध्यान से समझना है। जो भी ऐसे पॉइंट्स लगे कि ये नहीं याद रहेंगे हमें बाद में, तो उन्हें नोट डाउन भी कर लेना है नोट्स में।
और अभी तो आपको थोड़ा नॉइज़ आ रही होगी ढोल वोल की, नगाड़े की, तो आप उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको पता है नवरात्रि का समय चल रहा है, तो देवी माँ की पूजा अर्चना सब होती रहती है, ज़रूरी भी है। पूजा पाठ तो ज़रूरी होता ही है। तो वो सब चीज़ें, लेकिन काम भी ज़रूरी है साथ साथ, तो इसलिए हम वो सारी चीज़ें इग्नोर करेंगे और अपने जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें क्या बताना है कि नॉट करेक्ट, करेक्ट जो करेक्ट नहीं है वो चीजें बतानी है। ये हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। हाँ, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, ये बात तो सही है, विकास क्रमबद्ध होता है, व्यवस्थित भी होता है। कैसे होता है, आई थिंक मैंने आप लोग को ये कराया है। 5 ही क्वेश्चन शायद हो पाए थे, लेकिन ये हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ इमरजेंसी के चलते वीडियो 5 क्वेश्चन ही हो पाए थे, फिर रोक दिया गया था, उसके बाद नहीं हो पाया था। तो हम लोग 5 की बात करते हैं, मुझे लग रहा है मैंने ये कराया है आप लोग को क्वेश्चंस देख के। ठीक है, तो अगर ये हुआ है तो हम इसे स्किप करते हैं, 5 क्वेश्चन हुए थे उसके आगे करते हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन तक हुआ है, 6 क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, 6 to 15 आज करेंगे इस वीडियो में। बाकी का जो रहेगा उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इस वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन ऑफ 4 to 5 years often talk to themselves, दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। तो 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वॉक है, यह वॉक मतलब चलना नहीं, ठीक है। ये वॉक मतलब बातचीत। ये बातचीत क्या है, तो पहला है उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, दूसरा है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, तीसरा है उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, और चौथा है उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। और ऐसा सिर्फ बच्चे ही नहीं करते, बहुत सारे बड़े भी करते हैं, कि जो जैसे कुछ काम करना है उनको, वो चीज़ वो डायरेक्ट करते रहेंगे, अभी जाके मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद ये करूँगी, फिर ये करूँगी, ये चीज़ें वो खुद को डायरेक्ट करते रहते हैं, बड़े लोग भी। इनफैक्ट उसमें मैं भी एक हूँ, जो मैं खुद को डायरेक्ट करती रहती हूँ कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, फिर ऐसे कर लूँगी, फिर ये हो जाएगा। तो ये बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी होता है। और वैसे भी कहा ही जाता है, जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो बुढ़ापे तक हमारे साथ चलती हैं। तो वो शायद इसी वजह से है, बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, जिस वजह से कुछ बड़े होने पर भी कुछ लोग ऐसा करते रह जाते हैं, उसमें मैं भी एक। तो ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who emphasized that individual development can't be understood without reference to the social and cultural context। आइए हिंदी में भी देख ले क्वेश्चन। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। बताइए, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना किसे नहीं समझा जा सकता, ये क्वेश्चन है। फिर हमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने आप लोग को पहले भी ये ट्रिक बताई थी कि जहाँ भी कल्चर और ये सोशलाइजेशन इन सब बारे में, या सांस्कृतिक या सामाजिक चीज़ों के बारे में बात हो, तो आप 99% केसेस में ये लेव वाइगोत्स्की ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में चर्चा की है। तो ये इसमें ये लेव वाइगोत्स्की ही सही हो जाएंगे, और 99% केसेस में वही रहते हैं जहाँ सामाजिकरण या सांस्कृतिकरण की बात आती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। At which of stage of Lawrence Kohlberg a moral development do individuals argue that only society, not individuals, can determine what is right? आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस सिद्धांत पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए एक एक करके देख लेते हैं सभी ऑप्शन। पहला है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। तो ये नहीं है, ये बच्चों में होता है। कब होता है, तब होता है जब बच्चे ये डर से, एक तरह से बच्चों के या बच्चे अपने पेरेंट्स के डर से
उनकी बात मानते हैं या अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते हैं उनके डर से, जैसे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स का डर है, वे सही कर रहे हैं, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनसे नमस्ते कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स का डर है। तो वो होता है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा क्या है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या होता है इसमें, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास में, इसमें बच्चा कोई अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की नज़र में या अपनी फैमिली की नज़र में अच्छा लड़का बनना चाहता है, अच्छा लड़की बनना, मतलब वो एक तरह से तारीफ उसकी हो कि ये कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा लड़का है, इस तरह की बातें वो सुनना चाहता है जिस वजह से वो कोई अच्छा काम करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसमें यही सही हो जाएगा क्योंकि सामाजिक क्रम को यहाँ सामाजिक क्रम एक व्यवस्थित क्रम है और यही यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following description fits the logico-mathematical intelligence proposed by Howard Gardner? तो मैंने आपको बताया हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे, ये लोग इतने इंपॉर्टेंट है, ये लोग हर साल पेपर में आते हैं। तो आप लोग डिटरमाइंड वीडियो होगा यूट्यूब पे, सभी टॉपिक्स पे नहीं लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स पे है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिससे पूरा एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाए। आइए देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो 9th में हिंदी में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? पहला है मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने का सामर्थ्य एवं संवेदनशीलता, गलत है। दूसरा है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, तो इसमें म्यूजिक में बच्चों का जो जिनका इंटरेस्ट होता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनमें उनमें ये गुण होता है, तो ये भी गलत है। इसमें क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि, मतलब कि बच्चों में गणित मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, तो वो कौन से में आएगा, ये चीज पूछा है। तीसरा क्या है? स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, तो ये मैथमेटिकल नहीं है, ये लॉजिकल है, एक तरह से रीजनिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है? समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मामलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता, तो यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बचा ही यही है, तो यही लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में लर्निंग कैसी होती है, ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। दूसरा है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। तीसरा है निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है और चौथा है केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। तो क्या ये सही है? पहले हम चौथे ऑप्शन की ही चर्चा करते हैं। क्या लर्निंग केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी, अधिगमकर्ता यानी कि स्टूडेंट्स जो अधिगम कर रहे हैं यानी कि लर्निंग कर रहे हैं, तो केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं होती वहाँ, वरना बच्चों को विद्यालय क्यों भेजा जाता है, स्कूल क्यों भेजा जाता है उन्हें? क्योंकि शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होती है, शिक्षकों की भी भूमिका होती है बच्चों की लर्निंग में। तो यहाँ क्या लिखा है? शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती। अगर कोई भूमिका नहीं होती तो सभी अपने बच्चों को अपने घर पे पढ़ाते हैं, जिस वजह से ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। अब बताइए, कोई बच्चा अगर निष्क्रिय है तो वो अभिग्रहण कैसे करेगा? कोई अभिग्रहण मतलब क्या होता है? टेकिंग समथिंग। तो अगर बच्चा निष्क्रिय को अगर आप इंग्लिश में समझे तो निष्क्रिय मतलब क्या होता है? पैसिव। अगर कोई बच्चा पैसिव है, क्लास में बैठा है, तो वो कोई चीज़ें ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी सीख नहीं पाएगा। अगर कुछ भी सीखना है तो हमें क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव। तो जिस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। तो क्या एक तरफा प्रसारण यानी कि शिक्षक आए क्लास में और जो भी बोलना है, जो भी सिखाना है, वो लगातार अपना बोलता जाए, बच्चों पे ध्यान ना दे, ना बच्चे कुछ बोले, ना बच्चे कुछ पूछ सके। तो क्या वो एक प्रगतिशील कक्षा होगी? उसमें बच्चों की प्रोग्रेस होगी? बिल्कुल नहीं होगी, जिस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर पहला क्या है? अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही। जो बच्चों का विकास होता है या एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें अंतःक्रिया भी होती है,
और संवाद भी होता है, टीचर स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच संवाद होता है, जिससे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं एक तरह से। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है मैथ्स टीचर शुड वेरी लो expectations from girls in a classroom। और रीजन क्या है? गर्ल्स डू नॉट हैव अ जेनेटिक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख ले। कथन है गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क क्या है कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो देख के भी समझ आ रहा होगा। कथन है गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखना चाहिए और लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तर्क है। तो क्या ये जेनेटिक होता है कि किस बच्चे को मैथ आएगा या किस बच्चे को साइंस आएगा, किसे होम साइंस आएगा? ये जेनेटिक तो होता नहीं है। आगे चल के बच्चों को जिस हिसाब से इन्वायरमेंट मिलता है, जिस हिसाब से उनकी समझ बिल्ड होती है जिस सब्जेक्ट को लेके, उस हिसाब से वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से अपेक्षा कम रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो गणित में बहुत बेहतर करती हैं। और ये भी तर्क भी गलत है कि लड़कों और लड़कियों में गणित सीखने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जिस वजह से इसमें कथन कारण दोनों गलत है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज मैं थोड़ा कम ही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा जुकाम वगैरह है, तो इस वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि लगभग एक हफ्ता हो गया वीडियोस नहीं मिली हैं आप लोग को, तो मैंने सोचा कि इतना गैप तो नहीं ठीक रहता, जिस वजह से लेट्स मेक अ वीडियो फॉर आवर लर्नर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एम्फेसाइजेस ऑन। बीच बीच में बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ठीक है फिर भी। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एम्फेसाइजेस ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, English as a medium of instruction across the nation, हिंदी as the medium of instruction across the nation। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। कोई भी लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किसी पे भी थोपा नहीं है। ठीक है, और मोनोलिंगुअलिज्म भी गलत है, क्योंकि हिंदी में आप लोग ऑप्शन समझिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो इसमें बहुभाषीयता यानी कि बहुभाषावाद पर जोर देती है। पहले बच्चों को उनके मदर टंग में सिखाना चाहिए, उसके बाद उन्हें हिंदी सिखानी चाहिए, उसके बाद कोई थर्ड लैंग्वेज या इंग्लिश सिखानी चाहिए। तो बहुभाषावाद पर जोर देता है, एक भाषावाद पर नहीं। पूरे देश में एक भाषा अंग्रेजी हो ये नहीं, हिंदी भी एक भाषा हो ये भी नहीं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है ये पूछ रहा है। 13, तो इसमें अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, ये बिल्कुल नहीं होता। डर से बच्चों को दूर करना चाहिए, डर पैदा करना उद्देश्य नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, तो ये भी गलत है। अगर बच्चों का प्रदर्शन थोड़ा बुरा है भी तो उन्हें क्या करना चाहिए? एम्फेसाइज करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि आप आगे बढ़िया कर सकते हैं। तीसरा क्या है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, तो तुलना भी नहीं करनी चाहिए, जिससे बच्चे क्या होते हैं, एक तरह से शर्मिंदा होते हैं और खुद को कमजोर महसूस करते हैं अगले इंसान के सापेक्ष जिनसे आप उनकी तुलना कर रहे हैं। तो तुलना भी नहीं करनी चाहिए बच्चों की। चौथा क्या है? अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो हमें तरीके खोजना चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चे को सिखा सके जिससे वो बेहतर प्रदर्शन करे परीक्षाओं में। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा क्वेश्चन इसमें से प्रमोट कर रहा है? आइए देख लें हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? पहला है सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, ये तो सब बना लेंगे और इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, जैसा है एज इट इज बना देना है, तो गलत हो जाएगा।
दूसरा क्या है, 328 को 984 से गुणा करो। तो गुणा करना, इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी? जैसे मतलब एक तरह से जो अवधारणा है, जो मेथड है, उसी मेथड से गुणा कर देना है। कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी यहाँ पे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब समालोचनात्मक सोच, मतलब कि बच्चा अपने विवेक से, अपने हिसाब से चीज़ों को समझे, सोचे, उसके ड्रॉबैक्स, उसके एक तरह से एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब कुछ वो सोच सके, समझ सके, उसको कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन। तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तो एक रटंत विद्या हो गई एक तरह से। मतलब किस वर्ष पारित हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये तो बच्चों को याद ही करना पड़ेगा ना कि किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये रोड लर्निंग का एग्जाम्पल हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग का नहीं। चौथा क्या है, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। बिल्कुल सही। अगर बच्चों में विश्लेषण की क्षमता है, उसी को हम क्या कहेंगे, समालोचनात्मक सोच। अगर शहरीकरण हो रहा है या वैश्वीकरण हो रहा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी अन्य रहन सहन पर, जीवन शैली पर, इन सभी चीज़ों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण कर पाए बच्चे अपने ही लैंग्वेज में। थोड़ा सही गलत कुछ भी करें, लेकिन अगर विश्लेषण करने की क्षमता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में समालोचनात्मक सोच डेवलप हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग द लर्नर्स, अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये देखते हुए कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सभी बच्चों में होते भी हैं। तो क्या है इसमें, अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को, पहला दिया गया है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो बच्चे यानी कि अधिगमकर्ता में, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके पूर्व अनुभवों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। उनके पूर्व अनुभवों का सम्मान करना चाहिए और उन पूर्व अनुभवों से जोड़कर उन्हें नई चीज़ों को सिखाना चाहिए, जिससे वो लॉन्ग टर्म उनके दिमाग में बैठी रहे चीज़ें। दूसरा क्या है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बिल्कुल सही, जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि उनके पूर्व अनुभवों को शामिल करके उनको नई चीज़ें सिखानी चाहिए, जिससे उनके दिमाग में वो चीज़ें रहें, संचित रहें, लंबे समय तक संचित रहें। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 16। तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि 16 to 30 इस वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।